लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 5 कवर करेंगे वन शॉट में, सारे के सारे टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है हिडन लाइंस एंड सरफेसेस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारा जो मतलब हम लोग को जो दिखता नहीं है उसको कैसे हटाया जाता है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा जो हम लोग को दिख नहीं रहा है उसको कैसे हटाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्यूब बनाते हैं हम लोग, ये ऐसे 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 ये एक क्यूब बना हुआ है, जैसे हम लोग क्यूब बनाए तो फिर हम लोग को सामने का बस ये सरफेस और ये सरफेस दिखना चाहिए, लेकिन हम लोग को पीछे का ये पीछे का हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये तीनों हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग कैसे इन लाइंस को और इन सरफेसेस को हटा सकते हैं, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। When a 3D object is projected onto a 2D screen, not all parts of the object are visible. Visible parts shown by drawn, invisible parts should be removed. Hidden lines are the edges of an object that cannot be seen from the current viewpoint. मतलब hidden lines वो lines होती हैं, वो edges होती हैं किसी भी object की, जिन lines को हम लोग अभी मतलब current position में नहीं देख सकते हैं। जिस भी एंगल से हम लोग देख रहे हैं हम लोग को वो edges नहीं दिख रही हैं, इसीलिए वो hidden lines हैं। और hidden surfaces क्या होती है? Hidden surfaces are the entire faces of an object that are not visible. एक ऑब्जेक्ट का वो फेस जो हम लोग को मतलब हम लोग के उस एंगल से दिख नहीं रहा, जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं, तो उसको हिडन सरफेस बोलेंगे। गोल, हम लोग का गोल क्या है? रिमूव इनविजिबल पार्ट्स एंड डिस्प्ले ओनली विजिबल सरफेसेस टू मेक सीन रियलिस्टिक एंड इफिशिएंट। देखिए, अगर आप लोग ऐसा क्यूब देखे होंगे जिसमें अंदर की जो हिडन एजेस होती हैं, हिडन सरफेसेस होते हैं, अगर उनको भी विजिबल कराएंगे तो फिर ये रियलिस्टिक उतना नहीं लग रहा है। बल्कि अगर उसी जगह पे हम लोग इस टाइप का बनाए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ये इस टाइप का जिसमें सिर्फ ऐसे हिडन एजेस और हिडन सरफेसेस को रिमूव कर दें तो ये कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लग रहा है। इसलिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स भी प्रेफर करता है कि 3D मॉडल्स को हिडन सरफेसेस और हिडन लाइंस को रिमूव करके बनाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय हिडन सरफेस रिमूवल और विजुअल सरफेस डिटेक्शन। हम लोग इसको हिडन सरफेस को हटाकर या फिर विजिबल सरफेस जो हम लोग को दिख रहा है उसको सिर्फ रखकर कर सकते हैं। अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि हम लोग को क्या दिख रहा है और क्या हम लोग को नहीं दिख रहा है तो हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में इजीली हिडन सरफेसेस और हिडन लाइंस को हटा सकते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन कैसे होता है हिडन सरफेसेस रिमूवल मेथड का। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड वर्क्स ऑन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में उसकी ज्योमेट्री कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये कैसे हिडन सरफेस को डिटेक्ट करके रिमूव करेगा। इमेज स्पेस मेथड्स, यानी कि वर्क्स एट पिक्सल लेवल। ये हम लोग को मतलब हमारे जो डेस्कटॉप है या डिस्प्ले स्क्रीन है उसके पिक्सल्स को जज करके ये बताता है कि इसमें कौन सी सरफेस हिडन होनी चाहिए और कौन सी सरफेस विजिबल होनी चाहिए। इसके टाइप्स हैं, इसके लिए 3 एल्गोरिदम है, Z बफर, A बफर और स्कैन लाइन। और हम लोग को जो एक और एल्गोरिदम पढ़ना है बैक फेस डिटेक्शन, ये ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम से ही। तो इसका कॉन्सेप्ट है, इन अ क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब, स्फीयर एटसेट्रा, अबाउट हाफ ऑफ द फेसेस ऑलवेज point away from the viewer and can never be visible. These faces are removed before drawing. देखिए वही चीज मैंने जो आपको बताई कि क्यूब और जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मैक्सिमम पार्ट हम लोग को नहीं विजिबल होना चाहिए, वो हिडन होना चाहिए। हम लोग को आधे से ज्यादा पार्ट दिखता नहीं है अगर हम लोग रियलिस्टिक में देखेंगे तो। और क्योंकि इस कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग जैसा डिजाइन करेंगे वैसा ही दिखता है, इसलिए अगर हम लोग हिडन सरफेसेस को रिमूव कर दें तो हम लोग को और भी रियलिस्टिक लगेगा वो ऑब्जेक्ट। और क्योंकि प्रोसेसिंग में भी जब हम लोग अगर ज्यादा एजेस के साथ ज्यादा सरफेसेस के साथ अगर ड्राइंग करेंगे तो फिर प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा होगा, उसका मेमोरी ज्यादा यूज होगा और मतलब पूरा मिला के रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होंगे अगर हम लोग ज्यादा हिडन एजेस और हिडन सरफेसेस को भी ड्रॉ करते हैं तो, अगर रियलिस्टिक ना बनाना चाहें तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब ये बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? नॉर्मल वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे। ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? देखिए हम लोग का देखिए मान लीजिए ऐसा कोई क्यूब है, तो क्यूब हम लोग बना लेते हैं पहले। क्यूब नॉर्मल वेक्टर तो आप लोग 11th-12th में पढ़े ही होंगे कि नॉर्मल वेक्टर कैसे होता है कि एक सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इस टाइप पे होगा, तो फिर ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। इसका नॉर्मल वेक्टर हम लोग की तरफ होगा इसलिए ये नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर बाहर के इस साइड
होगा, इसलिए इसका ये नॉर्मल वेक्टर होगा। और फिर वैसे ही हम लोग जब इसके पीछे की जो सर्फेसेज हैं जो हिडन होनी चाहिए उसका नॉर्मल वेक्टर देखेंगे तो इसका नॉर्मल वेक्टर अवे फ्रॉम अस होगा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इस साइड के होगा, तो और इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही इस एल्गोरिथम में हम लोग यही देखते हैं कि नॉर्मल वेक्टर किस तरफ के है। जितने नॉर्मल वेक्टर हम लोग के मतलब हम लोग के हिसाब से होते हैं उसको हम लोग इसमें रहने देते हैं उस सरफेस को, और जो जिस भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर हमारे अगेंस्ट होता है, मतलब कि हमारे रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट बनाने के अगेंस्ट होता है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ईच पॉलीगन हैज अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर होता है सभी पॉलीगन के पास। इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फेस पॉइंटिंग। वही बात मैंने आपको बताई कि ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के और ये हमें ये बताता है कि किस तरफ की वो फेस पॉइंट कर रहा है। लेट वी बी द व्यूइंग डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि किस तरफ के हम लोग देख रहे हैं। मतलब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग यहां से देख रहे हैं, मतलब हम लोग ये ऊपर साइड से देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे इधर साइड से देख रहे हैं, तो हम लोग कौन कौन सा फेस विजिबल होगा, एक तो ये वाला फेस विजिबल होगा, एक ये वाला फेस विजिबल होगा और एक ये वाला फेस विजिबल होगा। ये तीन फेस विजिबल होनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, विजिबिलिटी टेस्ट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट एन डॉट वी। एन क्या है, एन नॉर्मल वेक्टर है। देखिए ये नॉर्मल वेक्टर है ये ऊपर वाला, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जितने भी नॉर्मल वेक्टर होंगे सबका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। अगर एन डॉट वी, एन यानी कि नॉर्मल वेक्टर उस सरफेस का और वी यानी कि हमारा जो वेक्टर जहां से हम लोग देख रहे हैं, उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आएगा, मतलब कि वो फेस विजिबल कराना है। और जो एन डॉट वी अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मतलब कि वो बैक फेस है और उसको रिमूव करना होगा, उसको हिडन सरफेस बनाना होगा हम लोग को। और जो एन डॉट वी अगर इक्वल टू 0 है यानी कि वो हम लोग के पैरेलल है, मतलब जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं उसी के पैरेलल है उसका भी नॉर्मल वेक्टर, यानी वो भी इसी साइड के है, तो उसके लिए हम लोग उसको भी रख सकते हैं। एल्गोरिथमिक स्टेप्स क्या है, कंप्यूट नॉर्मल वेक्टर फॉर ईच फेस, कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट विथ व्यू वेक्टर, इफ डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 डिस्कार्ड पॉलीगन। देखिए सीधी सीधी बात है कि आपको पहले नॉर्मल वेक्टर निकालने होंगे और फिर उसका व्यू वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो उस सरफेस को, उस पर्टिकुलर फेस को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, उसको हाइड कर देना है, और बाकी सभी जो भी फेसेस का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होने के बजाय लेस देन 0 या इक्वल टू 0 हो तो उसको रहने देना है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत फास्ट होता है ये एल्गोरिदम, रिमूव्स 50% ऑफ पॉलीगन्स, मतलब कि आपका जो जितने भी सरफेस होंगे उसमें से 50% सरफेस को ये रिमूव कर देता है। इसीलिए आपकी जो स्पीड होगी, रेंडरिंग स्पीड, देखिए रेंडरिंग स्पीड यहाँ पे बात हुई है, रेंडरिंग स्पीड मतलब कितना जल्दी नया पॉलीगन, नया इमेज बनाया जा सकता है। देखिए इसका लिमिटेशन भी है, इसके ड्रॉबैक भी है कि कैन नॉट रिमूव स्पेसेस हिडन बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया तो उसको ये रिमूव नहीं कर पाएगा, यानी ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स पे ये एल्गोरिदम काम नहीं करता है। ओनली रिमूव्स बैक फेसेस, यानी कि जो पीछे की तरफ फेसेस है बस उन्हीं को रिमूव करता है। देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप, मतलब हम लोग इसको प्री प्रोसेसिंग स्टेप की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब बाकी सब एल्गोरिदम लगाने से पहले अगर इस एल्गोरिदम को लगा देंगे तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा एल्गोरिदम पढ़ते हैं। ये एल्गोरिदम हमारा इमेज बेस्ड होगा, इमेज स्पेस मेथड में है, जेड बफर मेथड या फिर इसको डेप्थ बफर मेथड भी बोलते हैं। इसका कोर आइडिया क्या है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है फॉर ईच पिक्सल स्टोर इट्स कलर एंड डेप्थ वैल्यू। डेप्थ वैल्यू को ही जेड वैल्यू कहते हैं। द पिक्सल क्लोजेस्ट टू द व्यूअर इज डिस्प्लेड। देखिए जो हम लोग पहले एक स्क्रीन है हमारी, उस स्क्रीन में सबसे पास जो हमारे पिक्सल है उसकी वैल्यू को हम लोग सेव कर लेते हैं। फिर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर। देखिए आपका जो हमारा फ्रेम बफर होता है, फ्रेम बफर तो आप जानते हैं जिसमें ये टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं ये फ्रेम बफर, क्या क्या स्टोर करता है, फ्रेम बफर कलर स्टोर करता है और डेप्थ, जेड बफर डेप्थ स्टोर करता है। यानी कि फ्रेम बफर वो कलर स्टोर करेगा जिस कलर में हमको वो पिक्सल को ग्लो कराना है, और जेड बफर ये डेप्थ स्टोर करेगा कि वो मतलब वो यूजर से, वो व्यूअर से कितना दूर पे वो पिक्सल है, यानी कि वो कितना डेप्थ पे है। तो इसकी एल्गोरिथमिक स्टेप भी देख लेते हैं। इनिशियलाइज जेड बफर विथ इंफिनिटी एंड फ्रेम बफर विथ बैकग्राउंड कलर फॉर ईच पॉलीगन, यानी कि हम लोग को सबका जेड बफर सबको जितने भी पिक्सल उन सबका जेड बफर को इंफिनिटी करना है और फ्रेम बफर को बैकग्राउंड कलर के हिसाब से अरेंज कर देना है, और फिर सारे पॉलीगन के लिए और ईच पिक्सल इनसाइड द पॉलीगन, सभी पिक्सल्स के लिए भी। अब फिर हम लोग को जेड वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम लोग को देखना है कि कौन सा पिक्सल हमारे पास है, कौन सा पिक्सल हमारे दूर है। उस हिसाब से हम लोग को देखना है कि डेप्थ वाइज कौन कम है और किसका डेप्थ ज्यादा है। फिर z इज लेस देन जेड बफर, यानी कि x y, अगर z
z कम है z बफर xy से, तो फिर हम लोग को z बफर में अपडेट कर देना है z को, और फ्रेम बफर में भी z को अपडेट कर देना है। देखिए इसका एग्जांपल, आप एक बार एग्जांपल समझिए, ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इफ रेड स्क्वायर हैज 3 z इज इक्वल टू 3, यानी कि इसका जो डेप्थ है, रेड स्क्वायर का डेप्थ 3 है, ब्लू स्क्वायर का डेप्थ 7 है, यानी कि हम लोग की जो करीब है, मतलब हम लोग की जो पास है वो z इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि उसकी डेप्थ कम है यानी वो हम लोग ज्यादा पास है, और उसका ब्लू स्क्वायर का डेप्थ ज्यादा है, z इज इक्वल टू 7 है, यानी वो हम लोग से ज्यादा दूर है। तो देखिए 3 इज लेस देन 7, तो रेड स्क्वायर शुड बी ड्रॉन, यानी कि मतलब अगर जिसकी z यानी डेप्थ कम होगी उसको ड्रॉ करना है और बाकी दूसरे वाले को नहीं ड्रॉ करना है। इसके एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, हार्डवेयर सपोर्टेड है, और ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑर्डर में है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग पिक्सल्स पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। वर्क्स फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड, जैसे कि आप लोग देखा जेड बफर, फ्रेम बफर, इन सब के लिए मेमोरी चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। जेड फाइटिंग प्रॉब्लम, इसमें यह भी दिक्कत होता है कि अगर एक प्लेस से डेप्थ दो पिक्सल की डेप्थ बराबर आ रही है, तो उसमें ये हम लोग को देखना मुश्किल होता है कि कैसे हम लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। कैन नॉट हैंडल ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्ली, ये ट्रांसपेरेंसी को हैंडल नहीं कर पाएगी, मतलब कि हम लोग को उसका अगर मान लीजिए कलर एक के ऊपर दूसरा कलर अगर चढ़ रहा है, यानी कि हम लोग को रेड के ऊपर व्हाइट कलर है, तो उसको हम लोग को ट्रांसपेरेंट बनाना है कि हम लोग को दोनों सरफेस दिखें, तो हम लोग ऐसा इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसकी बात, इसी ड्रॉबैक की वजह से ए बफर मेथड का जरूरत पड़ा हम लोग को। वाई ए बफर, देखिए वही बता रहा है कि नीड क्यों पड़ी हम लोग को ए बफर की। जेड बफर स्टोर्स ओनली वन डेप्थ per pixel, but for transparent and overlapping objects multiple fragments per pixel are needed। देखिए Z बफर में एक पिक्सल के लिए सिर्फ एक ही डेप्थ स्टोर की जा सकती थी, लेकिन हम लोगों को क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में डेप्थ अलग अलग लेवल पे भी हम लोग को पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में भी, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी भी विजिबल हो सके, तो इसीलिए हम लोग को ए बफर की जरूरत पड़ी। ए बफर स्ट्रक्चर, ईच पिक्सल स्टोर्स लिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स, इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स स्टोर होते हैं, जैसे कि कलर, डेप्थ, ओपेसिटी, कवरेज। ओपेसिटी का मतलब, देखिए कलर मतलब कलर कौन सा है, डेप्थ मतलब आपको पता ही कि डेप्थ कितना दूर है हम लोग से, पिक्सल। ओपेसिटी मतलब कि उसको ओपैक रखना है, कि ट्रांसलूसेंट रखना है, कि ट्रांसपेरेंट रखना है। कवरेज, कवरेज यानी कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। वर्किंग क्या है इसका, इस ए बफर मेथड का वर्किंग क्या है। फॉर ईच पिक्सल स्टोर ऑल फ्रेगमेंट्स अफेक्टिंग इट, एक हर पिक्सल के हम लोग सारे के सारे चारों फ्रेगमेंट का वैल्यू स्टोर करेंगे। सॉर्ट फ्रेगमेंट्स बाय डेप्थ, डेप्थ के ऑर्डर में हम लोग फिर सॉर्टिंग कर देंगे। फिर क्या होगा, कंबाइंड फ्रेगमेंट्स यूजिंग ट्रांसपेरेंसी इक्वेशन, ये जो ट्रांसपेरेंसी इक्वेशन है इसके बेसिस पे हम लोग सभी के डेप्थ को वो कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और फिर हमारी जो जिस ऑर्डर में हमारी डेप्थ हो जाएगी उसी ऑर्डर में हम लोग पिक्सल्स को एनलाइटन करेंगे, ताकि हमारे हिडन लाइंस और हिडन सर्फेसेस रिमूव हो जाए। एडवांटेजेस क्या है इसके, सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करती है, एंटी एलाइसिंग सपोर्ट करता है, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, हाई क्वालिटी इमेजेस इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए और भी ज्यादा मेमोरी चाहती है, क्योंकि इसमें 4 फ्रेगमेंट को आपको स्टोर करना है, तो ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी, और इसीलिए ये जेड बफर से और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन एक फिर नया आता है, कि नया एल्गोरिथम आता है, स्कैन लाइन एल्गोरिथम। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या आइडिया है। देखिए स्कैन लाइन एल्गोरिथम का बेसिक आइडिया है, प्रोसेस वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्क्रीन एट अ टाइम, दिस एल्गोरिथम यूजेस कोहेरेंस बिटवीन नेबरिंग स्कैन लाइन। देखिए कि इसमें ना एक बार में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रोसेस करता है, और फिर उसके हिसाब से बाकी सब लाइंस को देख देख के काम करता है वो। तो देखिए कैसे करता है, डेटा एज टेबल, इसमें बहुत सारे टेबल प्रिपेयर होते हैं, एज टेबल, ऑल द एजेस ऑफ द पॉलीगन, एक्टिव एज टेबल, यानी कि कौन से इस एज को हम लोग स्कैन कर रहे हैं उसकी एक टेबल बनाई जाती है। पॉलीगन टेबल, यानी कि कौन सा पॉलीगन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, उसकी टेबल बनाई जाती है। पॉलीगन आईडी, डेप्थ, कलर और एक्टिव फ्लैग इसमें स्टोर किया जाता है। तो इसका एल्गोरिथमिक स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटरसेक्टिंग एजेस, यानी कि कौन कौन से एजेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मूव देम टू एक्टिव एज टेबल, और जितने भी इंटरसेक्टिंग एज होंगे उनको हम फाइंड करके एक्टिव एज टेबल में डाल। और फिर क्या होगा, सॉर्ट एक्टिव एज टेबल बाय एक्स कोऑर्डिनेट, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से, जैसे कि आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए ना, कि आपका स्क्रीन मान लीजिए कि ये है, ये स्क्रीन है, इसमें ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो इस एक्सिस में हम लोग एक्टिव एज टेबल, यानी कि जो एज एक्टिव है, यानी कि जो एज आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, यानी इंटरसेक्टिंग है, उनको हम लोग फिर एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से सॉर्ट कर देते हैं, यानी कि कौन सी एज पहले आ रही है, कौन सी एज बाद में आ रही है, उस हिसाब से। फिल पिक्सल्स बिटवीन द पेयर ऑफ इंटरसेक्शंस, फिर हम लोग पिक्सल्स फिल करते हैं उसके अंदर, और फिर ओवरलैप, इफ ओवरलैप अकर्स, अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, कंपेयर जेड, फिर हम लोग जेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं और नियरेस्ट सरफेस को चूज करते हैं, और फिर फ्रेम बफर को
को अपडेट कर देते हैं और इस तरह हमारा इमेज जनरेट हो जाता है और हम लोग का ट्रांसपेरेंसी, ओवरलैप, ये सब इसमें हो जाता है। फिर भी हिडन लाइन को रिमूव करने के बाद रिक्वायर्स लेस मेमोरी देन जेड बफर। जेड बफर से इसको कम मेमोरी चाहता है क्योंकि इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ ये टेबल्स स्टोर करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फास्टर फॉर लार्ज सीन्स, बड़े मतलब जब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर सीन में, एक ही स्क्रीन में आपको बहुत कुछ बनाना है, तो उसके लिए ये एल्गोरिथम बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है इसको इंप्लीमेंट करना, जैसा कि आपको साउंड ही कर रहा हूं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे टेबल बनाने हैं, ये करने हैं, वो करना है, तो कॉम्प्लेक्स है इंप्लीमेंट करना। डिफिकल्ट फॉर कर्व सर्फेस के लिए डिफिकल्ट होता है और ये भी ट्रांसपेरेंसी को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। अब हम लोग को पढ़ना है इल्यूमिनेशन मॉडल पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इल्यूमिनेशन में कैलकुलेटिंग हाउ मच लाइट रीचेज अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट सरफेस, यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग पता करना चाहें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना लाइट आ रहा है तो उसी को इल्यूमिनेशन कहेंगे। शेडिंग क्या होती है? शेडिंग मींस अप्लाइंग दैट कंप्यूटेड लाइट इंटेंसिटी टू पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन, यानी कि उस कंप्यूटेड जो लाइट इंटेंसिटी हम लोग को पता चली उसको पिक्सेल्स पे अप्लाई करना, उसको शेडिंग कहते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? ब्राइटनेस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि आपको वो पर्टिकुलर पिक्सल या पर्टिकुलर पॉइंट कितना ब्राइट दिख रहा है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। एन इल्यूमिनेशन मॉडल इज a mathematical model that determines the intensity and color of light reflected from a surface point towards a viewer, यानी कि ये इल्यूमिनेशन मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल है जो ये डिटरमाइन करता है कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो एक व्यूअर देख रहा है वो पॉइंट कितने इंटेंसिटी से ग्लो होगा और कौन से कलर से ग्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्यों इल्यूमिनेशन मॉडल की नीड है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए, विदाउट इल्यूमिनेशन, बिना इल्यूमिनेशन के ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक फ्लैट, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स फ्लैट दिखेंगे, 3D कोई दिखेगा नहीं, सब 2D दिखेंगे। नो डेप्थ परसेप्शन, वही बात है कि 3D नहीं दिखेगा तो डेप्थ परसेप्शन नहीं आएगी, 3D नहीं दिखेगा तो रियलिज्म नहीं होगा। नो सेफ इंफॉर्मेशन, वही प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग इल्यूमिनेशन को अप्लाई कर देते हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स लुक 3D दिखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स, 3 डायमेंशनल। कर्वेचर बिकम्स विजिबल, डेप्थ एंड शेप बिकम्स क्लियर, हम लोग इससे ये भी पता कर सकते हैं कितना डेप्थ में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा शेप है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, कितना भी मतलब क्लियरली विजिबल ना भी हो, तभी भी हम लोग को पता चल जाएगा। सीन्स लुक रियलिस्टिक, अगर आप इल्यूमिनेशन मॉडल को अप्लाई करके सीन बनाएंगे तो वो एकदम रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कार्टून कर दिया या फिर कोई ड्राइंग कर दिया है, एकदम रियलिस्टिक लगता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इल्यूमिनेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट सोर्स, पोजीशन एंड इंटेंसिटी, यानी कि आपका जो सोर्स है वो कितने दूर से वो लाइट को मतलब इमिट कर रहा है और कितने इंटेंसिटी से इमिट कर रहा है। सरफेस ओरिएंटेड, किस तरह से सरफेस को रखा गया है, मतलब लैंडस्केप मोड पे रखा गया है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन रखा गया है, किस तरह से रखा गया है उस पर्टिकुलर सरफेस को सोर्स की तुलना में, उस पर भी निर्भर करता है कि इल्यूमिनेशन कैसा होगा। सरफेस मटेरियल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो सरफेस मटेरियल है वो किस तरह का है उस पर भी निर्भर करता है। व्यूअर पोजीशन, यानी कि जो व्यूअर कहां से देख रहा है उस पर भी निर्भर करता है। डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड सरफेस, यानी कितनी दूरी है सरफेस और लाइट के सोर्स के, उसकी भी उस पर भी निर्भर करता है। टाइप ऑफ सरफेस, यानी कि रफ सरफेस है कि शाइनी सरफेस है, इस पे भी निर्भर करता है, क्योंकि आपको लाइट की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, शाइनी सरफेस पे से लाइट जल्दी मूव कर जाएगा और रफ सरफेस पे से टाइम लगेगा, तो फिर उस पे भी इल्यूमिनेशन निर्भर करेगा। अब देखिए, इसके बाद सारे जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सब 2-2 नंबर के टॉपिक हैं, आपको 7-7 नंबर, बस यही जितने भी एल्गोरिदम मैंने बताया बस यही सब आ सकता है 7 नंबर में, और बाकी तो जितने भी होंगे ये सारे के सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन मॉडल बताइए, तो उसमें यही सब पढ़ना है। एम्बिएंट लाइट क्या होता है, तो फिजिकल मीनिंग क्या है? लाइट इन रियल लाइफ, लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, रीचेज एवरीवेयर इनडायरेक्टली। देखिए ये क्या होता है एम्बिएंट लाइट। देखिए अगर आपका लाइट सोर्स मान लीजिए ये है, ये लाइट को ऐसे इमिट कर रहा है और यहाँ पे कोई वॉल है, मान लीजिए ये कोई वॉल है, ये वॉल हो गई आपकी, ठीक है, ये वॉल। तो जब इस पे से मतलब कि मान लीजिए कि लाइट इस पे पहले गई और फिर यहां से स्कैटर होके या रिफ्लेक्ट होके आपके पास अगर आती है तो उसको एम्बिएंट लाइट बोलेंगे, ठीक है। और सोर्स से डायरेक्टली आपके पास लाइट नहीं आ रही है, आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है और उसके बाद आपके पास आ रही है, तो उसको एम्बिएंट लाइट बोलेंगे। सो इवन इन शैडो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कंप्लीटली ब्लैक। देखिए इसीलिए अगर आप शैडो में भी किसी ऑब्जेक्ट को मतलब अगर आप मान लीजिए अंधेरे का माहौल है, लेकिन तभी भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो काला नहीं दिखता है, इसी वजह से एम्बिएंट लाइट की वजह से।
दिस बैकग्राउंड लाइट इज कॉल्ड एम्बिएंट लाइट। ठीक है, ये तो समझ ही गए। एम्बिएंट लाइट इज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिफॉर्म होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, अफेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट इक्वली, प्रोड्यूसेस नो शैडो, इज एडेड टू अवॉइड टोटली डार्क रीजन। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए ये न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में। अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि इसका इंटेंसिटी कितना होता है। तो आई एम्बिएंट इज इक्वल टू के एम्बिएंट इंटू आई एम्बिएंट। तो देखिए इससे क्या होता है कि के क्या होता है, एम्बिएंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, और आई ए क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट लाइट इन सीन। तो टोटल एम्बिएंट इंटेंसिटी कितनी होती है वो इससे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट पोजीशन, व्यूअर पोजीशन, सरफेस ओरिएंटेशन। आपको मैंने सब बताया कि लाइट पोजीशन क्या होता है, व्यूअर पोजीशन क्या होता है, सरफेस ओरिएंटेशन क्या होता है। जस्ट एड्स बेस ब्राइटनेस, रोल इन फाइनल इमेज, प्रिवेंट्स ब्लैक एरियाज, मतलब ब्लैक एरिया नहीं आएगा आपकी फाइनल इमेज में। मिनिमम विजिबल ब्राइटनेस होगी, यानी कम से कम ब्राइटनेस होगी सब जगह पे, एवरीवेयर, यानी कि सब कुछ आप विजिबल होगा आपको। शैडो रीजन्स भी इसमें विजिबल होते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, ऑकर्स वन रफ सरफेसेस, मैट्स, ऑब्जेक्ट्स, पेपर, वॉल, चॉक, क्लॉथ। देखिए ये कब होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जब आपका सरफेस रफ हो, यानी कि आपका सरफेस कुछ इस तरह का हो, ऐसे टाइप का, मतलब कि वो स्मूथ ना हो। स्मूथ नहीं होगा तो फिर ऐसा होगा, रफ सरफेस हो, मैट सरफेस हो, या फिर पेपर हो, चौक हो, क्लॉथ हो, तो उस टाइप का वॉल पे ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस इट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन, जब भी लाइट इस पे हिट करेगी तो वो हर डायरेक्शन में मूव होगी, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और क्या होगा, ब्राइटनेस डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल ऑफ लाइट डायरेक्शन एंड सरफेस नॉर्मल, यानी इस सरफेस का नॉर्मल किस तरफ के है, यानी इस तरफ के है, किस तरफ के है, और किस एंगल पे वो लाइट मतलब आ रही है, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी पढ़ते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल यानी कि लाइट वेक्टर, यानी कि इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, और एन इज द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस का नॉर्मल वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल, इसी एंगल को थीटा कहेंगे हम लोग, थीटा। ठीक है, और क्या इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई डिफ्यूज्ड इज इक्वल्स टू, डिफ्यूज इंटेंसिटी कितनी होती है, के डी इंटू आई एल इंटू एन डॉट एल, यानी कि केडी यानी क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, आई एल क्या होता है, लाइट सोर्स इंटेंसिटी, और एन डॉट एल होता है कॉस थीटा। ये थीटा एंगल हम लोग पता किए थे कभी, थीटा एंगल क्या होता है, थीटा एंगल यही होता है जो यहाँ पे लिखा है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, डज नॉट डिपेंड ऑन व्यूअर पोजीशन, इसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि व्यूअर देख कहां से रहा है, इसकी इंटेंसिटी हर जगह बराबर ही आएगी। ओनली डिपेंड्स ऑन लाइट डायरेक्शन एंड सरफेस ओरिएंटेशन, यही बात मैंने बताई कि नॉर्मल वेक्टर किधर की है, सरफेस का, और लाइट की डायरेक्शन कौन सी है। तो और क्या है, गिव्स बॉडी कलर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स क्या है कि मेक्स ऑब्जेक्ट लुक 3D ऑब्जेक्ट बनाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बताता है, और प्रॉपर्ली शेप्ड बताता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑकर्स ऑन स्मूथ शाइनी सरफेसेस, मेटल, प्लास्टिक, पॉलिश्ड वुड और मिरर। ये देखिए जैसे कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कब होता था कि जब रफ सरफेस होता था, और ये कब होता है एकदम जब फ्लैट एकदम शाइनी सरफेस होगा। अगर आपका शाइनी सरफेस होगा जैसे कि मिरर टाइप का और मेटल टाइप का, प्लास्टिक टाइप का, तो फिर आपको ये होगा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्रीफर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक प्रीफर्ड डायरेक्शन में ही वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी अगर यहाँ पे हिट किए तो वो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, वो हर तरफ स्कैटर नहीं होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होगी। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी, उसका एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। इफ व्यूअर इज नियर दैट डायरेक्शन अ ब्राइट स्पॉट इज कॉल्ड हाईलाइट इज सीन, यानी कि अगर वो व्यूअर जो होगा अगर इस मिरर के पास में होगा, यानी कि मिरर के अगर पास में है व्यूअर तो उसको ज्यादा ब्राइट दिखेगा स्पॉट, और अगर वो व्यूअर दूर है, यानी कि मिरर से दूर है वो व्यूअर, तो उसको थोड़ा डार्क दिखेगा, तो उतना ब्राइट नहीं दिखेगा। इसमें वेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं, लाइट डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि ये जो जिस डायरेक्शन में वेक्टर आया है लाइट का डायरेक्शन जो बता रहा है वेक्टर, उसको लाइट एल कहेंगे, ये तो आपका एल हो गया। और एन क्या हो गया, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, यानी कि इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जो कि ये होगा, ये आपका एन वेक्टर हो गया। और आर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट वेक्टर, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है ये आर वेक्टर हो गया। और ये क्या होगा, व्यूइंग डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि ये आपका जो ये वेक्टर है जहां से आप देख रहे हैं ये आपका हो गया वी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, आई स्पेकुलर इज इक्वल टू के एस आई इंटू आई एल इंटू आर डॉट वी होल पावर एन। तो एन क्या है, साइनिनेस एक्सपोनेंट, और के एस है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, आर डॉट वी है हाउ क्लोज व्यूअर इज टू रिफ्लेक्शन डायरेक्शन, यानी कि आर डॉट वी, आर को डॉट प्रोवाइड करना हमको वी के साथ। ठीक है, मीनिंग ऑफ एन यानी साइनिनेस फैक्टर क्या होता है, देखिए
देखिए N इज स्मॉल डल वाइड हाईलाइट, N इज लार्ज शार्प स्मॉल हाईलाइट। यानी कि देखिए अगर आपका N की वैल्यू स्मॉल है तो यानी कि आपको डल ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसकी मतलब कलर कंट्रास्ट बहुत कम होगा। और अगर N की वैल्यू ज्यादा है तो वो शार्प ऑब्जेक्ट दिखेगा। बस यही बात होती है शाइनिनेस फैक्टर का। और विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसेस शाइन यानी कि चमक प्रोड्यूस करता है, ग्लॉस प्रोड्यूस करता है और स्पार्कल प्रोड्यूस करता है। सो सरफेस स्मूथनेस यानी कि अगर आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो शाइनी दिख रहा है तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तो वो सरफेस भी स्मूथ होगा। फॉग इल्यूमिनेशन मॉडल क्या होता है? अब देखते हैं हम लोग फॉग इल्यूमिनेशन मॉडल क्या होता है। तो फॉग इल्यूमिनेशन मॉडल की जरूरत क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। सिंगल लाइट मॉडल इज नॉट इनफ, रियल सर्फेसेस शो सम बेस लाइट, एम्बिएंट लाइट, स्कैटर्ड लाइट, डिफ्यूज लाइट और शाइनी रिफ्लेक्शन यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और ये सब शो होता था। इसलिए इन सब को एक एक करके अगर आपको पढ़ना है तो आपको वो मतलब जो सिंगल लाइट मॉडल है उसमें पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग को तीनों को अगर कंबाइंड एक ही साथ पढ़ना है तो फिर हम लोग को फॉग इल्यूमिनेशन मॉडल की जरूरत पड़ेगी। इसका इक्वेशन है I यानी टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू IA एम्बिएंट इंटेंसिटी प्लस ID डिफ्यूज्ड इंटेंसिटी प्लस IS यानी कि स्पेकुलर इंटेंसिटी। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, एफिशिएंट है, रियलिस्टिक है और यूज कर सकते हैं हम लोग OpenGL, DirectX, गेम इंजन्स एक्सेट्रा में। लिमिटेशंस क्या है कि ये फिजिकली इतना परफेक्ट नहीं होता, मतलब ये जो मैथमेटिकली जितना इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू होती है उतनी परफेक्ट हम लोग की जो फिजिकली वैल्यू होती है इंटेंसिटी की उतनी नहीं होती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वॉर्न इल्यूमिनेशन मॉडल क्या होता है। ये भी 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाई वॉर्न फॉग मॉडल में ऐसा क्या दिक्कत थी जो कि हम लोग वॉर्न इल्यूमिनेशन मॉडल पे आए। तो फॉग मॉडल एज्यूम करता था कि सिंगल लाइट यानी कि एक लाइट होती है और लाइट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी कि जो लाइट ट्रेवल करती है इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है और नो डिस्टेंस वीकनिंग यानी कि डिस्टेंस से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फैंग मॉडल का एजम्पशन था। तो वॉर्न मॉडल क्या किया? वॉर्न मॉडल इंप्रूव्स बाय यूजिंग मल्टीपल लाइट सोर्सेज। ये मल्टीपल लाइट सोर्सेज में भी अप्लाई हो सकता है। एटेन्यूएशन मतलब समझते हैं आप, फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन पढ़े होंगे कि अगर बहुत दूर से कभी साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो नॉइस के चक्कर में और ट्रेवलिंग के चक्कर में उसके जो वीक हो जाती है, फ्रीक्वेंसी वीक हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसी को एटेन्यूएशन कहते हैं। तो वैसे ही लाइट एटेन्यूएशन भी होता होगा क्योंकि कहते हैं लाइट बहुत दूर से जब ट्रेवल करके आ रही है तो एक समय मतलब कि आफ्टर अ फ्यू इंटरवल ऑफ टाइम उसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम होती जाएगी। गिविंग मोर रियलिस्टिक स्टूडियो लाइक लाइटिंग। की फीचर्स क्या है? सपोर्ट्स मल्टीपल लाइट सोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। डिस्टेंस एटेन्यूएशन यानी कि ये डिस्टेंस के हिसाब से एटेन्यूएशन भी कैलकुलेट कर सकता है। बेटर स्मूथ शेडिंग के लिए भी बहुत काम का है। और प्रैक्टिकल यूज क्या है? एडवांस रेंडरिंग, कैड सिस्टम और हाई क्वालिटी विजुअलाइजेशन में यूज होता है ये। अब देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी एटेन्यूएशन क्या होता है। इन फिजिकल वर्ल्ड लाइट बिकम्स वीकर एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। ये देखिए यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर बहुत दूर से लाइट ट्रेवल कर रहा है तो कुछ दूर के बाद जाके उसकी इंटेंसिटी घटने जाती है। तो उसी क्या है? बल्ब लुक्स ब्राइट नियर बाय, डिम फार अवे यानी कि पास से जो बल्ब बहुत ब्राइट दिख रहा है दूर से वही बल्ब डिम दिखेगा। मैथमेटिकल इसका वो क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है? F8 यानी फाइनल एटेन्यूएशन या फिर फुल एटेन्यूएशन क्या होती है? 1/A प्लस B डॉट D प्लस C डॉट D स्क्वायर। यहाँ पे ABC कांस्टेंट होते हैं और आपका जो D होता है वो डिस्टेंस होता है कि लाइट सोर्स से कितने दूर पे एक व्यूअर खड़ा है, ठीक है। और फाइनल लाइट इंटेंसिटी होती है जो ये एटेन्यूएशन कितना, मतलब कि आपका इंटेंसिटी घटा ये उसकी वैल्यू है, और इसको जब ओरिजिनल वाले इंटेंसिटी से मतलब कितना परसेंट इंटेंसिटी आपका घट रहा है ये F8 फाइनल एटेन्यूएशन से आप ये निकालेंगे कितना परसेंट इंटेंसिटी घट रहा है और उसको जब ओरिजिनल वाले इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फाइनल लाइट इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। और यही हम लोग को ये वॉर्न इल्यूमिनेशन मॉडल बताता है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है इसके? रियलिस्टिक लाइटिंग को आपको रियलिस्टिक दिखाएगा, डेप्थ वगैरह दिखाएगा और नेचुरल दिखाएगा, ठीक है। अभी बस थोड़े टॉपिक बचे हुए हैं तो अभी चैप्टर खत्म ही होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। कलर कंसिडरेशन क्या होता है? व्हाई कलर कैलकुलेशन इज नीडेड। देखिए लाइट इज नॉट जस्ट व्हाइट, लाइट का कलर सिर्फ व्हाइट ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं जैसे कि रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। आपको ये पता ही होगा कि RGB कलर जो होते हैं रेड ब्लू ग्रीन, वो कलर आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं और उन्हीं के कलर से कॉम्बिनेशन से बन के सारे कलर्स मतलब आते हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशन के थ्रू आप सारे कलर को जनरेट कर सकते हैं। तो सरफेसेस आल्सो हैव डिफरेंट रिफ्लेक्टिविटी फॉर RGB यानी कि R के लिए अलग रिफ्लेक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर सरफेस की, G के लिए अलग रिफ्लेक्टिविटी होती है और B के लिए अलग रिफ्लेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो क्या है? कंप्यूट इल्यूमिनेशन 3 टाइम्स यानी कि हम लोग को 3 बार इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। R के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, G के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और B के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि RGB का अलग अलग कलर मतलब कि कलर रिफ्लेक्टिविटी इंटेंसिटी होती है, मतलब कि रिफ्लेक्टिविटी इंडेक्स तीनों कलर के लिए
अलग अलग होता है। तो देखिए हम लोग को फाइनल कौन सा कलर विजिबल होगा अगर कहते हैं वो तीनों कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो देखिए पहले तो फाइनल कलर जो सी है वो फाइनल कलर है। सी ये क्या है, एम्बिएंट लाइट, कलर ऑफ द एम्बिएंट लाइट, मतलब एम्बिएंट लाइट का जो कलर होगा वो होगा। और सी डी क्या है, कलर ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और जो सी एस है वो कलर ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका सी होता है यानी टोटल फाइनल कलर जो होता है वो होता है सी आर, यानी कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी होगी, यानी कि सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अलग तरीके से लिखते हैं। जो इंटेंसिटी फाइनल इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि रेड कलर की इंटेंसिटी आई आर और प्लस नहीं होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आई आर डॉट आई जी, यानी कि ग्रीन कलर की इंटेंसिटी डॉट आई बी, यानी ब्लू कलर की इंटेंसिटी। इन तीनों कलर की इंटेंसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये फाइनल कलर की इंटेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। और इसकी इफेक्ट्स क्या होते हैं, कलर्ड ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने में आपको पता चल जाएगी कौन से कलर का ऑब्जेक्ट व्यू होगा, और रियलिस्टिक सीन्स बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरजीबी और सीएमवाई कलर मॉडल्स। देखिए आरजीबी मॉडल जो है वो एडिटिव कलर मॉडल है, यानी कि ये सभी कलर्स को ऐड करके देखता है कि कौन सी कलर आपकी बन रही है। तो ये किस में यूज होता है, मॉनिटर में यूज होता है, टीवी में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है। और ये कलर कैसे क्रिएट होता है, एडिंग आरजीबी, यानी आरजीबी तीनों की इंटेंसिटी को ऐड करके हम लोग देखते हैं कि कौन सी इंटेंसिटी बन के आ रही है, उस हिसाब से हम लोग की कलर बन के आती है। तो इसकी देखिए आर की आपकी वैल्यू 0 से 255 तक होगी, यानी कि वो आर की इंटेंसिटी बताएगा। 0 से 255 तक जो होगी वो जी की इंटेंसिटी बताएगा। ब्लू की भी फिर 0 से 255 तक होगी, वो ब्लू की इंटेंसिटी बताएगा। अगर तीनों की वैल्यू 255 है तो आपकी व्हाइट कलर बनेगी। अगर तीनों की वैल्यू 000 है तो आपकी ग्रीन कलर बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही आप बीच का भी कोई नंबर चूज कर सकते हैं, 255 की बजाय 5 ले लिए, इससे 55 ले लिए, इससे 55 ले लिए, इससे 255 ले लिए, तो एक आपकी नई कलर बन के आएगी जो आर का वैल्यू 5 होगा, जी का वैल्यू 55 होगा और बी का वैल्यू 255 होगा। तो एक नया कलर बन के आएगा। वैसे करके हम लोग बाकी सब कलर को भी जनरेट कर सकते हैं आरजीबी के थ्रू। और सीएमवाई मॉडल क्या होता है, सीएमवाई का मतलब होता है सियान और मैजेंटा और येलो कलर। तो इसको ये सब्ट्रैक्टिव मॉडल होता है। ये किस में यूज होता है, ये प्रिंटर में यूज होता है मेनली, आप याद रखिएगा प्रिंटर में यूज होता है सीएमवाई मॉडल। कलर्स कैसे क्रिएट होते हैं, एब्जॉर्बिंग लाइट। देखिए सियान जो होता है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मैजेंटा जो होता है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो येलो कलर होता है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से इन सब जो कलर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग देख के ये पता करते हैं कि कौन से कलर का ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्टिव मॉडल बोलते हैं। अब देखिए हम लोग को देखना है कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ये देखिए ये सारे टॉपिक्स जितने भी दिए गए हैं ये सबको पता है, बस थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए नोट्स प्रोवाइडेड है, आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए। मीनिंग क्या है, ट्रांसपेरेंसी मींस एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट उसको पास कर दे रही है उसी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। अगर पूरी लाइट पास हो जा रही है तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी देखिए फुल सी थ्रू। अगर आधी लाइट को मतलब कि कुछ लाइट को पास कर रहा है कुछ लाइट को पास नहीं कर रहा है तो सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर इसी को ट्रांसलूसेंट भी बोलते हैं। और अगर एक भी लाइट को रेस को वो पास करने ही नहीं दे रहा है तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अल्फा ब्लेंडिंग क्या होती है कि मतलब कितना वो मतलब कि ऑब्जेक्ट को कलर ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी को दिखाएगा, कलर को दिखाएगा, कितनी ट्रांसपेरेंट होगी वो। तो जो आपका C होता है यानी कि कलर होता है कि जो कलर आपका फाइनल होता है उसका वैल्यू होता है ओपेसिटी फैक्टर। पहले तो अल्फा ओपेसिटी फैक्टर होता है, अल्फा इंटू CS यानी सरफेस कलर, जिस कलर का वो सरफेस है, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू CB यानी बैकग्राउंड कलर जो है उसका कलर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कौन से कलर का आपका ऑब्जेक्ट दिखने वाला है इस ट्रांसपेरेंसी रूल लगा के। और इसको कहाँ यूज करते हैं, ग्लास, वाटर, प्लास्टिक और UI इफेक्ट्स, यानी कि अगर आपको ग्लास बनाना है CG कंप्यूटर ग्राफिक्स में, वाटर बनाना है या प्लास्टिक बनाना है तो आप इसमें इस मतलब कि अल्फा ब्लेंडिंग का यूज कर सकते हैं। शैडोज क्या होती है, शैडोज इज डार्क रीजन फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट, यानी कि लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर रहा है तो उसमें उसकी वजह से शैडो, ठीक है, लाइट अगर कोई ब्लॉक कर रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट ब्लॉक कर रहा है तो उसकी वजह से शैडो फॉर्म होता है। शैडो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, शैडो ये बताता है कि उसकी डेप्थ कितनी है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, और प्लस ये भी बताता है कि वो जो लाइट सोर्स की तुलना में वो ऑब्जेक्ट कहां पे पोजीशनड है, यानी कि उसका लोकेशन बताता है, और हाइट भी बताता है कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वो। विदाउट शैडो ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहा है।
शैडो क्या क्या टाइप्स होते हैं? शैडो हार्ड शैडो होता है, यानी कि शार्प बाउंड्री, और स्मॉल और पॉइंट लाइट सोर्स, यानी कि अगर बहुत बहुत छोटा लाइट सोर्स है तो फिर आपका हार्ड शैडो बन के आएगा, और जब बहुत बड़ा लाइट सोर्स है तो आपका जो शैडो होता है वो ब्लरी बन के आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट शैडो, और आपका हार्ड शैडो शार्प होता है, एकदम एकदम मतलब थिक बन के आता है। हाउ शैडोज आर जनरेटेड? शैडो मैपिंग, रे ट्रेसिंग और डेप्थ कंपैरिजन मेथड, ये सब मेथड होते हैं, आपको पढ़ना नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए, हो जाएगा। फाइनल इफेक्ट क्या होता है? ये रियलिस्टिक बनाता है, नेचुरल बनाता है और विजुअली करेक्ट बनाता है आपके पर्टिकुलर इमेज को, ठीक है। यही सब था आपके चैप्टर 5 में। आप पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपका ये जो एल्गोरिदम है ये सब पढ़ लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, और बाकी नीचे का जो इल्यूमिनेशन वाला सेक्शन है उसमें तो सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन बनेंगे, या फिर अगर सब एक साथ आएगा तो 7 नंबर में आ सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। और यही था आपके चैप्टर 5 से। दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर 5। वी विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।